व्यूअर्स, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। और जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने 5 मुग़ल बादशाहों की बात की औरंगज़ेब के बाद। एक बात आप ध्यान रख लें कि ये जो बेसिकली मुग़ल शासन का जो पतन हम देख रहे हैं, ये औरंगज़ेब को हम इसका जिम्मेवार मानते हैं और उसके बाद आने वाले बादशाहों को भी हम इसका जिम्मेवार मानते हैं। इसके अलावा और बहुत से रीजंस, बहुत से कारण हैं जिसको हम मुगल डायनेस्टी के पतन के लिए जिम्मेवार जो है मानते हैं। जैसे कि जागीरदारी क्राइसिस, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी, जागीरदारी क्राइसिस एक बहुत बड़ा कारण था। विकेंद्रीकरण हो जाना, अगर आप देखें कि जैसे मुगल रूल जो है वो कमज़ोर होता गया और खंडित हो गया, मुगल साम्राज्य छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, हर एक ने अपना स्वतंत्र शासन स्थापित कर लिया। राजपुताने में ऐसा हमने पहले देखा था, अजीत सिंह की जब हमने बात की थी। और उसके बाद बहुत सारे, जैसे मुर्शिद कुली खान, जिसके बारे में आज बात करेंगे हम थोड़ी सी बारे में। तो इन सब ने अपने अपने जो हिस्से हैं वो अलग से उन पर शासन करना शुरू कर दिया। मुगल साम्राज्य की पकड़ कमजोर होती रही क्योंकि मुगल दरबार अखाड़ा बन गया जो है कलह का, साजिशों का, और कॉन्स्पिरेसीज बहुत ज़्यादा हो रही थी। इसलिए मुगल डायनेस्टी जो है वो डे बाय डे डिक्रीज होती जा रही है। और एक टाइम ऐसा आया कि हम देखते हैं कि पेंशनर बन गए मुगल बादशाह, और अंत में जो है उनका जो है अंत हम देखते हैं बहादुर शाह जफर के टाइम पे जो क्या हालात थे उनके। तो उसके बारे में हम जनरल जो है बात करेंगे, कुछ ऐसी स्टोरीज के बारे में बात करेंगे जो आपको शायद बहुत अच्छी लगे, आपने शायद सुनी ना हो, उनके बारे में भी कुछ छोटी छोटी बातों का जिक्र जो है हम बात अब इस वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। अगर कोई क्वेश्चंस हैं, आपके क्वेरीज हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत अच्छा लगेगा आपको सुनकर, आपको आंसर देकर। होपफुली मैं ये कोशिश करूँगा कि सभी आंसर जो हैं वो, जो क्वेश्चन आपके हैं उनको टैकल किया जाए और आपको आंसर मिले। तो स्टार्ट करते हैं। विद द बिगनिंग हम बात करेंगे मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में। अब इसको एक टाइटल जो मिला है रंगीला, क्यों? क्योंकि ये बहुत केयर फ्री शासक था। अगर आप देखें तो मुगल साम्राज्य में अगर जहांदार शाह की बात करें, उसके बाद इसकी बात करें मोहम्मद शाह रंगीला, इसका टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा है। जैसे आप देख रहे हैं 1719 से 1748 एडी तक ये सत्ता में रहा, गद्दी पर बैठा। लेकिन हालात कुछ इस तरह से थे कि इतनी देर बैठने के बाद भी इसे कुछ आइडिया ही नहीं था। अब आप देखें कि रुस्तम अली लिखते हैं कि इसको, एक तो ये नेग्लिजेंट था अपनी ड्यूटीज के प्रति, इसको कोई आइडिया नहीं था। दूसरा मतलब ड्यूटीज नहीं निभाता था। दूसरा ये था कि इसको आइडिया ही नहीं था कि मुझे करना क्या है। सो आप देख सकते हैं कि इसका ये हालात थे कि ये गद्दी पर उसको बिठाया गया जो डिजर्व ही नहीं करता कि वो गद्दी पर बैठे, लेकिन जो हालात थे उनमें इसको गद्दी पर बिठाया गया। और आप अगर देखें तो ये बहादुर शाह फर्स्ट, जो हमने जिस पहले एम्परर की बात की है, मौजम औरंगजेब के बेटे की, ये उनका जो है फोर्थ सन, चौथा उनका ये बेटा था। और ये भी कहा जाता है कि इससे पहले गद्दी पर इतना केयर फ्री सोवरेनिक शासक ऐसा कोई नहीं बैठा जैसा ये बैठे। अब इनके नाम के लिए रंगीला क्यों शब्द पड़ा? अब रंगीला इसलिए इनके नाम के साथ जोड़ा गया क्योंकि ये जो है सारा दिन नाच गाने में, अय्याशी में और जानवरों की लड़ाई में उनको देखने में व्यतीत कर देते थे। तो ही वॉज सो केयर फ्री, केयरलेस एम्परर। तो दैट्स व्हाई वी कैन से हिम रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीलियों में ही ये बिजी जो है रहते थे। तो इनके टाइम पे मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया, टूटना शुरू हो गया। अब उसके बारे में हम बात करेंगे तो मुर्शिद कुली खान, जिन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपना शासन जो है वो स्थापित कर लिया, और सादत खान जो अवध में एस्टेब्लिश हो गए। डेक्कन में हम बात करें, निजाम ने अपना शासन स्थापित कर लिया, और रोहिलाज, मराठाज, और अगर आप बात करें कि जो बॉर्डर रीजन्स हैं, काबुल और लाहौर की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं, उनके गवर्नर को उनके रिसोर्सेज पर छोड़ दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर उनको सपोर्ट होती तो शायद जो इनके टाइम पे हमलावर आया नादिर शाह,
वो कामयाब नहीं होता, क्योंकि अगर आपके बॉर्डर्स सिक्योर हैं तो शायद मे बी आपको जो है वो उसका जो है बेनिफिट मिल सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इनके टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट दो हमलावर, जो बेसिकली पहला हमलावर जिसकी हम बात करते हैं, नादिर शाह। नादिर शाह ने जो हमला किया, जो है पर्शिया से आए थे, एक बहुत ही रूलर ऑफ ईरान इन 1736, 1736 में जो ईरान का बादशाह बना, उसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इससे पहले इतना जो लूट मचाई गई दिल्ली के अंदर, जो लूटा गया दिल्ली को, इससे शायद पहले ऐसा हमें इतिहास में हमने शायद नहीं देखा होगा। तैमूर के बाद अगर बात करें, बहुत बड़े जो है लूट जो है मचाई दिल्ली के अंदर नादिर शाह। अब नादिर शाह, इसके बारे में स्टोरीज ये भी हैं कि जो तख्ते ताउस है, जो पीकॉक थ्रोन है, उसको भी अपने साथ ले गया। और कोहिनूर हीरे की अगर हम बात करें तो कोहिनूर की स्टोरी भी जो है इनके साथ जुड़ी जाती है। ये माना जाता है कि मोहम्मद शाह रंगीला से पगड़ी एक्सचेंज की, और उसकी पगड़ी में जो था वो कोहिनूर था, जो बादशाह नादिर शाह के पास चला गया। कोहिनूर कहाँ चला गया? ईरान, नादिर शाह के पास जो है वो चला गया। लेकिन हम ये बात कह रहे हैं, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मैं एक बात कहता हूँ कि ये एक स्टोरी है, एक मिथ भी हो सकती है, क्योंकि इसे एग्जैक्टली आप अगर आपने प्रूव करना है तो आपको इसके लिए फैक्ट्स चाहिए, तथ्य चाहिए। तो कंट्रोवर्शियल थोड़ी सी थ्योरी है, लेकिन ऐसा सुना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नादिर शाह ने डिमांड किया अपने पुत्र नसरुल्लाह के लिए एक मुगल राजकुमारी का। उसने शादी की उसके साथ, और पीकॉक थ्रोन ये शाहजहां का था, ये अपने साथ ले गया। और कहते हैं कि 3.5 सेंचुरीज में जो धन इकट्ठा किया था मुगल साम्राज्य ने, दिल्ली में रखा था, वो सारा ये अपने साथ ले गया। बहुत बुरा हुआ मुगल साम्राज्य के साथ। और उसके बाद उसका एक जनरल, जो अहमद शाह अब्दाली जिसे हम कहते हैं, अगर आप बात करें पानीपत की तीसरी लड़ाई की, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई। अहमद शाह अब्दाली 1748 से 1767 तक उसने तकरीबन 7 एक्सपेडिशन जो हैं भारत में किए, बहुत लूट मार की, बहुत लूटा भारत को, और पानीपत की लड़ाई में भी वो जो है विजय रहा। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद जो गद्दी पर बैठा वो बादशाह था अहमद शाह। अहमद शाह की अगर बात करें तो मोहम्मद शाह रंगीला का ये बेटा था, और अप्रैल 1748 को ये गद्दी के ऊपर बैठा। और कहते हैं कि इसकी जो हम बात करें परवरिश है, अपब्रिंगिंग है, वो बहुत अच्छी नहीं हुई थी। हम हरम में ये रहता, हरम जहाँ लेडीज रहती हैं, मुगल डायनेस्टी में एक हरम है जहाँ लेडीज रिजाइड करती हैं, हरम में ये रहता था। और अपने पिता का कभी ये फेवरेट नहीं रहा, लेकिन किस्मत, डेस्टिनी जो इसको बादशाह बनाया, अहमद शाह जो है वो बादशाह बना। लेकिन इसके टाइम पर हालात दरबार में और ज़्यादा ख़राब हो गए, और इसका भुगतान इसे करना पड़ा। इसको अंधा करवा दिया गया, और इसको जो है स्टेट प्रिजन में डाल दिया गया, और इसके जगह गद्दी ऊपर बिठाया गया आलमगीर सेकंड को, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब आलमगीर सेकंड का टाइम जो है वो 1754 से 1759। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये आता है, आलमगीर सेकंड क्यों? क्योंकि आलमगीर फर्स्ट जो है वो औरंगजेब है, तो उसका असली नाम आलमगीर औरंगजेब जिसे हम कहते हैं। तो सेकंड इसीलिए क्योंकि हम इनको सेग्रीगेट कर सकें, अलग अलग कर सकें कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड। तो आलमगीर सेकंड जो गद्दी ऊपर बैठा 1754 से 1759 तक, और ये सेकंड सन था जहांदार शाह का, जो गद्दी ऊपर बैठे थे बहादुर शाह फर्स्ट के बाद, उनका ये सेकंड सन था। एट द एज ऑफ 55 ये गद्दी ऊपर बैठे, और कुछ ज़्यादा इनका जो है हमें कुछ पता नहीं, कह सकते हैं कुछ कंट्रीब्यूशन इनका ज़्यादा नहीं हम देखने को मिलता। इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले बादशाह हैं शाह आलम सेकंड, जो 1759 से 1806 तक गद्दी के ऊपर विराजमान रहे। अब शाह आलम 2, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में एक बात बताई थी कि शाह आलम 1 जो था वो थे बहादुर शाह फर्स्ट, उनका नाम शाह आलम फर्स्ट भी था। तो इसीलिए उनसे अलग करने के लिए सेकंड जो है इनको बोला गया है शाह आलम सेकंड।
अब शाह आलम सेकंड जो है ये जब इनका, वैसे इनका नाम है अली गौहर, जो अली गौहर है वो आलमगीर दूसरे का पुत्र है और मुगल एम्परर बनता है 1759 में। और टाइटल है शाह आलम दूसरा। अली गौहर ने टाइटल लिया शाह आलम दूसरा। अब इनका शासनकाल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको मिलेगा ब्रिटिश का आगमन। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई और बक्सर की लड़ाई में शाह आलम टू हारे। शाह आलम टू हारने के बाद 1765 में संधि होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कलेक्ट करने का जो अधिकार है वो ब्रिटिश को प्राप्त हो गया और उनके बदले में जो है इनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने 26 लाख रुपए सालाना देना जो है वो नियत कर दिया। अब 1803 में ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया दिल्ली को, पूरा साम्राज्य उनके पास आ गया और उन्होंने पेंशनर बना दिया इन्हें। और ये 1806 तक हम बात करते हैं, 1803 से 1806 तक पेंशनर के रूप में जो है ये पूरा कैप्चर जो है इनका पूरा शासन हथिया लिया गया, नॉमिनल किंग के रूप में ये रहे। और इनके बाद गद्दी पर बैठे अकबर टू। अब ये तो आप सब स्टूडेंट्स को पता होगा, व्यूअर्स को पता होगा कि अकबर फर्स्ट और अकबर सेकंड में ये डिफरेंस। अब अकबर सेकंड जो है 1806 से 1837 में जो है ये किंग रहे, सन ऑफ शाह आलम टू, इनके जो बेटे थे अकबर दूसरा। सिर्फ रेड फोर्ट में ही इनका जो है शासन चलता था, उसी के ये हेड थे, सुप्रीम थे और 1837 में इनकी मौत हो गई। लेकिन इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं कि आपने राजा राममोहन राय जो बहुत बड़े रिफॉर्मिस्ट हुए हैं इंडिया में, उनका नाम सुना होगा। उनको राजा की उपाधि इन्होंने दी थी क्योंकि ये उनके लिए, उनका जो है इंग्लैंड गए थे उनका केस लड़ने के लिए, तो इसीलिए उनको जो टाइटल मिला था राजा का वो बायदा अकबर टू के द्वारा दिया गया था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर, क्योंकि ये शायरी के बड़े शौकीन थे। मियाँ गालिब, मिर्जा गालिब और जौक जो है इनके दरबारी थे और उनसे इन्होंने जो शायरी सीखी, पहले जौक और फिर मिर्जा गालिब, इनसे इनके शायराना मिजाज से जो लिखते थे, जफर इनका जो है तकिया कलाम था। तो बहादुर शाह जफर बहुत इम्पोर्टेंट और लास्ट किंग थे, लेकिन क्योंकि इनके हाथ में कुछ नहीं था, ब्रिटिश सब कुछ ले चुके थे। लेकिन इम्पॉर्टेंट इनके इवेंट जो हैं वो है कि इनकी लाइफ का कि इन्हें मौका मिला कि 1857 का जो क्रांति हुई उसमें इनको हेड बनाया गया और उसी की वजह से इनको जो है कैद कर लिया गया और बाद में रंगून भेज दिया गया बर्मा में और 1862 में वहाँ इनकी डेथ हुई। अब इस तरह से मुगल डायनेस्टी का जो है हम पतन देखते हैं। लास्ट मुगल एम्परर जिन्हें हम ऑथेंटिकेट करते हैं वो हैं बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड। तो इस तरह से मुगल डायनेस्टी का पतन हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फेमस राइटर्स की, हिस्टोरियोग्राफी की, कि जो मानते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन में क्या इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिन्होंने मुगल डिक्लाइन में कंट्रीब्यूट किया। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना और व्यूअर्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच, ताकि हम वीडियोस अच्छी बनाते रहें। थैंक यू सो मच।